Good evening everyone, this is Anish Gupta and I welcome you in my channel Proactive SIP। आज के इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट डीमैट अकाउंट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे ऑपरेट करता है, डीमैट अकाउंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं और डीमैट अकाउंट की क्यों जरूरत पड़ती है, आज हम फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन नॉट मिस एनीथिंग। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन इमीडिएटली एज आई अपलोड द वीडियो ऑन यूट्यूब। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में जाना होगा, फ्लैशबैक में जाना होगा। बिफोर 1996 इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफलाइन ट्रेड हुआ करता था, फिजिकल मोड में ट्रेड हुआ करते थे स्टॉक्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शेयर्स बाय करते थे या शेयर सेल करते थे तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलते थे और वो आपके बिहाफ पे वहां पर बिडिंग करता था और फिर आपके शेयर्स की ट्रांजेक्शंस होती थी। बट इन ट्रांजेक्शंस के पीछे बहुत लंबा समय लगता था प्रोसेस होने में। मींस सपोज करिए और मिस्टर ए ने कोई शेयर्स बाय किया और मिस्टर बी ने उसको सेल किया। अब मिस्टर ए के पास मिस्टर बी तक अपने स्टॉक जो हैं वो लेने का टाइम पीरियड जो रहता था, मिनिमम टाइम पीरियड 45 डेज का हुआ करता था। सेकेंडली, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सपोज करिए मिस्टर बी ने कोई स्टॉक सेल किया मिस्टर ए को एट अ प्राइस ऑफ ₹120। अभी मिस्टर बी के पास 45 डेज का मिनिमम टाइम पीरियड है जब वो अपने स्टॉक्स मिस्टर ए को ट्रांसफर करेंगे, राइट। बट अगर नेक्स्ट जिस दिन उन्होंने ये ट्रांजेक्शन किया, जिस दिन उन्होंने मिस्टर ए को अपना स्टॉक बेचा, उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद सपोज करिए वो स्टॉक की प्राइस 120 रुपीज से बढ़कर 140 रुपीज हो गई, तो व्हाट विल हैपन? उस केस में मिस्टर बी क्या करेंगे, वो अपने स्टॉक्स अपने स्टॉक ब्रोकर को नहीं देंगे और मिस्टर ए तक वो स्टॉक्स नहीं पहुंचेंगे और वो जाके किसी दूसरे के यहां पे दूसरे ब्रोकर के थ्रू उसको सेल कर देंगे 140 रुपीज पे, राइट। तो मिस्टर ए जो वेट कर रहे थे उनको उनके स्टॉक्स भी नहीं मिले। सिमिलरली मिस्टर ए भी ऐसे कर सकते थे कि उन्होंने मिस्टर बी के साथ जो शेयर 120 रुपीज में परचेज किए हैं, अगर जिस दिन उन्होंने परचेज किए उसके बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो स्टॉक प्राइस गिर के 100 रुपीज आ गया, तो मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को फंड नहीं देंगे और वो किसी दूसरे के थ्रू जाके या सेम ब्रोकर के थ्रू जाके ट्रांजेक्शन कर लेंगे। रिस्क दोनों जगह इन्वॉल्व रहती थी और इसी वजह से 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट, जिसमें डिपॉजिटरीज ने अपने एजेंट्स यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पूरी सेटलमेंट प्रोसेस में। नाउ, अब ये जो शेयर्स मिस्टर ए या मिस्टर बी ने ट्रांजेक्शन किए थे, इनको सेटलमेंट होने में जो 40-45 डेज का जो पीरियड लगता था उसको रिड्यूस करना था और इस टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट हुई। हमें फील हुआ कि कुछ ऐसी ऑनलाइन प्रोसेस होनी चाहिए जिसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन टाइम है, ये जो सेटलमेंट टाइम है, ये रिड्यूस किया जा सके और इसलिए डीमैट अकाउंट इंट्रोड्यूस किए गए। डीमैट अकाउंट को इंट्रोड्यूस होने के बाद जितने भी स्टॉक्स फिजिकल फॉर्म में थे, जितने भी शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में थे, उनको डीमेटेरियलाइज किया गया। मींस उनको सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और इसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से ये जो सेटलमेंट टाइम पीरियड था ये रिड्यूस होके सिर्फ 2 डेज का रह गया। सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट कि हमारी सेटलमेंट जो है वो फास्ट हो गई। सेकेंड बेनिफिट ये हुआ, देखिए पहले क्या था, जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे तो सपोज करिए 3 या 4 कंपनी की होल्डिंग्स हैं, तो अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको पर्टिकुलर हर कंपनी के आरटीए के पास जाना पड़ता था, अपने एड्रेस
प्रूफ देने पड़ते थे, तब वो जाके चेंज होता था। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डीमैट अकाउंट आप सिर्फ अपने डीपी को अपना एड्रेस प्रूफ सबमिट करिए फॉर्म के साथ, और जितने भी आपकी होल्डिंग्स हैं उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट पे, वहां सब जगह वो एड्रेस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है तो नाउ अब आप डीपी को सबमिट करिए और डीपी विल चेंज द बैंक अकाउंट इन एंटायर होल्डिंग, राइट। तो ये प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। डीमैट अकाउंट कैसे ऑपरेट होता है? डीमैट अकाउंट के ऑपरेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मिस्टर ए एक बायर है, मिस्टर बी एक सेलर है। इन्होंने एक ट्रांजैक्शन एनएसई या बीएसई में एग्जीक्यूट किया। सपोज करिए मिस्टर ए जो बायर है उन्होंने 100 शेयर्स बाई किए एट द रेट ऑफ ₹100, टोटल अमाउंटिंग हुई 10,000 रुपीज। अब मिस्टर ए को अगर कोई चीज बाई करनी है तो ही कैन नॉट डू डायरेक्टली इन द एक्सचेंज, उनको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट ही कैन नॉट ऑपरेट इन द एक्सचेंज। सो उन्होंने अपना किसी स्टॉक ब्रोकर के यहां एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला प्लस डीमैट अकाउंट खोला, और मिस्टर बी ने भी अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट दूसरे ब्रोकर के यहां खोला और डीमैट अकाउंट भी उसी ब्रोकर के यहां खोला। अब प्रोसेस समझिए। मिस्टर ए ने जो स्टॉक खरीदे हैं 100 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, उसका पैसा, उसका फंड जो है उनको मिस्टर बी को देना है, और मिस्टर बी ने जो स्टॉक बेचे हैं 100 शेयर वो उनको मिस्टर ए को देना है। बट ना मिस्टर ए और मिस्टर बी वो था अननोन, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैसे फुलफिल होता है? तो इसके लिए क्या होता है कि एनएसई या बीएसई में जहां भी इनका ट्रेड हुआ है वहां पर्टिकुलर एक्सचेंज का एक क्लियरिंग हाउस है जो इस बात की गारंटी लेता है कि जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, उसको क्लियरिंग हाउस सेटल करेगा। नाउ क्लियरिंग हाउस क्या करता है? आफ्टर द ट्रेड डे, जिस दिन सौदा होता है उस दिन शाम को मिस्टर ए के ब्रोकर और मिस्टर बी के ब्रोकर को मैसेज भेजता है। मिस्टर ए के ब्रोकर को बोलेगा, मिस्टर ए के ब्रोकर को मैसेज जाएगा कि आपके किसी क्लाइंट ने 100 शेयर्स बाय किए हैं एट द रेट ऑफ ₹100, तो हमको 10,000 पेमेंट रिसीव करना है। और सिमिलरली सेम टाइम पे मिस्टर बी के स्टॉक ब्रोकर को मैसेज जाएगा कि आपके किसी क्लाइंट ने 100 शेयर्स बेचे हैं एट द रेट ऑफ ₹100, तो उनकी डिलीवरी हमको चाहिए। मिस्टर ए का जो ब्रोकर है मिस्टर ए के ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकालेगा और एनएसई की क्लियरिंग हाउस या बीएसई की क्लियरिंग हाउस को दे देगा। इसी तरह मिस्टर बी का जो ब्रोकर है वो मिस्टर बी के डीमैट अकाउंट से स्टॉक्स निकालेगा 100 शेयर्स और एनएसई या बीएसई की क्लियरिंग हाउस को दे देगा। नाउ अब क्लियरिंग हाउस के पास स्टॉक्स भी है और फंड भी आ गया। अब क्लियरिंग हाउस क्या करेगा? मिस्टर ए से जो फंड आया है वो मिस्टर बी के स्टॉक ब्रोकर को दे देगा, और जो मिस्टर बी से जो स्टॉक्स आए हैं वो मिस्टर ए के स्टॉक ब्रोकर को दे देगा। अब मिस्टर ए का जो स्टॉक ब्रोकर है वो 100 शेयर रिसीव करेगा अपने पास, अपने पूल अकाउंट पे, और वो फिर मिस्टर ए के डीमैट अकाउंट पे क्रेडिट कर देगा। इसी तरह मिस्टर बी को जो फंड जो क्रेडिट हुआ है वो इनके स्टॉक ब्रोकर को क्रेडिट हुआ, इनके स्टॉक ब्रोकर ने उसको मिस्टर बी के ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया, और मिस्टर बी जब चाहे तब अपना क्रेडिट अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सो क्लियरिंग हाउस होने की वजह से मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ट्रेड के लिए ऑब्लिगेट थे और दोनों ने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए, और इस तरह से हमारी जो सेटलमेंट टाइम था वो भी रिड्यूस हुआ, हमारे जो बीच में फ्रॉड हो रहे थे वो भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो। इन केस मिस्टर ए या मिस्टर बी दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट होता, सपोज करिए मिस्टर बी डिफॉल्ट हो गए जिन्होंने स्टॉक्स को बेचा था, तो क्लियरिंग हाउस जो है वो इनके मिस्टर बी के स्टॉक ब्रोकर को एक मैसेज भेजेगा कि हमें शेयर रिसीव नहीं हुए हैं, सो दैट हम आपके ऊपर कुछ पेनाल्टी लगाएंगे, कुछ पेनल एक्शन लेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑक्शन। तो ये पेनाल्टी जहां
में फिजिकल जब शेयर सर्टिफिकेट होते थे तो ये पेनाल्टी का कोई रूल नहीं हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ दिस क्लियरिंग हाउस, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन प्रोसेस, ये पेनाल्टी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और दोनों को ऑब्लिगेट करना पड़ा। आई होप डीमैट अकाउंट की ये प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अभी आप लोगों को। स्टिल यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, आप कुछ और फर्दर जानना चाहते हैं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स और मैं उसको एज सुन एज क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यस, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the documents before investing. Thank you very much and see you in the next video. Till then, bye bye.